हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पिछले क्लास में हम लोगों ने आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आयनन एंथैल्पी भी बोला जाता है, आयनन ऊर्जा भी बोला जाता है, आयनन विभव भी बोला जा सकता है। ये आज की क्लास की हमारी टॉपिक है। ये हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या है चंद पंक्तियां, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, क्योंकि अक्सर वे पौधे सूख जाया करते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है। ठीक है, इसीलिए के साथ अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हम लोगों की? आयनन एंथैल्पी है, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको बोला जाता है, या आयनन ऊर्जा बोल लीजिए, या आयनन विभव बोल लीजिए। तीनों एक ही होता है। ठीक है, पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा इसकी क्या होती है तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है जिसका ये न्यूक्लियस है, जिसका ये न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है। अब इसमें क्या होगा? सेल होगा। ये मान लीजिए पहला सेल प्रेजेंट है, ये मान लीजिए आपका दूसरा सेल प्रेजेंट है। और ये जो पहला वाला सेल है, इस पहले वाले सेल में मान लीजिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन इस पहले वाले सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना? अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो आखिरी वाला यानी कि कोष है, इसमें मान लीजिए यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना होगा तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। भाई ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल लगाता है। आकर्षण बल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए है। तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, आपको ऊर्जा तो देनी ही पड़ेगी। बात को समझ में आ गई ना? जैसे भाई मान लीजिए 2 लोगों के बीच में गहरा संबंध है, 2 लोगों के बीच में गहरा संबंध है, तो उस संबंध को अगर आपको तोड़ना होगा तो क्या करने पड़ेगी? आपको चाल तो चलनी ही पड़ेगी। बात को समझ में आ गई ना? यानी कि आपको चाल तो चलनी ही पड़ेगी। उससे जाकर के कुछ खुश यानी कि उसके कान में कुछ खुसुर फुसुर कर देंगे, इसके बाद इसके कान में कुछ खुसुर फुसुर कर देंगे, इसको चढ़ा देंगे यानी कि 4 चूड़ी, इसको चढ़ा देंगे 4 चूड़ी। तो क्या हो गया? दोनों में फूट हो गया, दोनों अलग हो गए। तो वही प्रोसेस यहां भी है। ठीक है ना? लेकिन वहां पे आपने क्या देखा? अलग करने के लिए आपको वर्क करना पड़ा, आपको काम करना पड़ा, मतलब आपको ऊर्जा चाहिए। उसी तरीके से यहां पे भी भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जब आपको बाहर निकालना है, आपको क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये अपने आप से तो भैया निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है, और पकड़े हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से काम करना पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है कि निकलेगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यही जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए जो हम लोग ऊर्जा देते हैं, वही ऊर्जा यहां पे क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है, या आयनन विभव कहलाता है, या आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे? किसी विलगित गैसीय परमाणु, लेकिन ये चीज ध्यान रहे आपका, विलगित गैसीय, विलगित मतलब फैला हुआ, गैसीय परमाणु यहां पे होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से, मतलब बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है, या आयनन विभव कहलाती है, या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। फिर से इसकी परिभाषा सुनिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है, या आयनन ऊर्जा कहलाती है, या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो हम इसको शब्दों के रूप में लिख दें ताकि आप लोगों को नोट्स भी बनाने में कोई भी समस्या ना हो। तो पहले आप डिफिनेशन को लिख लीजिए। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इसकी डिफिनेशन, क्या बोलेंगे? किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा
ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ही आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है ना। तो क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से, बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है भैया, आयनन ऊर्जा कहलाती है, या आयनन विभव कहलाती है, या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर ना। तो ये चीज यहाँ पे है, इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको समझाएं कि इसका मान जो होता है कैसे परिवर्तित होता है, मतलब कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये हम आपको बताएं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम कोई परमाणु बनाए, तो जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बाद ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। इसके बाद यहां पे हम कोई परमाणु बना रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, और यहां पे एक सेल और प्रेजेंट है, ये जो है कि तीसरा सेल है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, और इसमें मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये बाहरी कोश में है। अब जरा यहां पे आप बताइए, इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? अब आप बोलेंगे ये हमको समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे तो आप अनटप्पू ठोक सकते हैं, एक ठो ना एक ठो तो सही ही हो जाएगा, लेकिन अनटप्पू आपको नहीं ठोकना है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ देखना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है कि कैसे हम लोग देखेंगे। यानी कहने का मतलब यहां पे हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि यहां पे हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो एक चीज जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको पढ़ाया था प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। अगर आप नहीं देखे हैं तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा परिरक्षण प्रभाव, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव हो गया, और प्रभावी नाभिकीय आवेश। YouTube पर सर्च कर लीजिए, या तो फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में भैया आप लोग चले जाइए। इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसी में हमने इसको ऐड कर दिया है। आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए, पूरा डिटेल से वहां पे बताया गया। ठीक है। तो यहां पे जरा समझिए, जैसे एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक होता है परिरक्षण प्रभाव। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो क्या होता है, नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया प्रभाव। मतलब कि नाभिक क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यही जो आकर्षित करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है, वही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। अब जरा यहाँ पे बताइए, पहले एक चीज पहले ये बताइए आप कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा यहाँ पे ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। यहाँ पे 2 ही कोश है, लेकिन यहाँ पे 3 कोश है। ये नाभिक के क्या करीब है, नाभिक के करीब है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगेगा, जबकि यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है काफी दूर है। मतलब यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो ज्यादा है, और यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, कम है। अब दूसरा हमने क्या बताया अभी आपको, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उसके अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाला गया जो प्रभाव होता है, या फिर प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वो यहाँ पे क्या कहलाती है, परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। अगर डिटेल से पढ़ना है भैया, आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसको आप लोग देख लीजिए। बशर्ते आप यहाँ पे हम इतना ही आपको बता दे रहे हैं, जो आपका परिरक्षण प्रभाव होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक का मान बढ़ता है, एक का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर साइज छोटी होगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, घटेगा। और अगर साइज बड़ी होगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा और परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब जरा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचा हुआ है, ज्यादा यहाँ पे आकर्षण बल लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन पर कब आकर्षण, मतलब यहाँ पे आकर्षण बल नाभिक का कम लग रहा है, यहाँ पे नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइज छोटी है, ये नाभिक के काफी करीब है, लेकिन ये नाभिक से क्या है, थोड़ी सी दूरी पर है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ी सी कम है। तो बताइए, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी?
बिल्कुल देनी पड़ेगी भैया, क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा है, एकदम मजबूती से पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ढिल ढिल पकड़ा है, थोड़ा सा फुलफुला पकड़ा है। तो जब फुलफुला पकड़ा है, जैसे भाई मान लीजिए हम है और हम किसी का हाथ पकड़े हैं, हम किसी का हाथ ऐसे, यानी कि हम जो है कि किसी का हाथ ऐसे पकड़े हैं, अगर हम ढीला पकड़े रहेंगे तो कोई छुड़ाना चाहेगा तो आसानी से छुड़ा लेगा, उसको कम ही बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कस के पकड़े हैं किसी का हाथ, अगर हम किसी का हाथ कस के पकड़े हैं, बहुत तेजी से पकड़े हैं, तो जो छुड़ाने वाला हाथ है उसको अब ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। वही बात सेम टू सेम भैया यहाँ पे भी है। ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर देखा जाए आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा, जबकि यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक चीज आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका मतलब भैया ये है कि अगर साइज छोटी होगी तो आयनन विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटी है तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा तेजी से न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए, हमको तोड़ना होगा, हमको निकालना होगा उस इलेक्ट्रॉन को, हमको भैया ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो अगर साइज छोटी होगी तो हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन अगर साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जो प्रेरणिक प्रभाव होता है उसका मान बढ़ जाता है। प्रेरणिक प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन ढकेलने की क्षमता, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चाहते हैं कि ये जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास आए, ये हमेशा क्या करते हैं, इसको ढकेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ती है इसके ढकेलने की क्षमता बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई ना। और प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है, जो यानी कि प्रेरणिक प्रभाव की जो क्षमता होती है, वो आपका क्या होती है, यस ब्लॉक में सबसे ज्यादा होती है। यस ब्लॉक में क्या होती है, यानी कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो आपका क्या होता है, साइज जितने ज्यादा बड़ी होती है, साइज जितने ज्यादा बड़ी होती है उसकी यहाँ पे क्या होती है, यानी कि उसकी यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव का मान क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और यहाँ पे हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आयनन विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे आयनन विभव का मान कम होगा। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे है। अब देखिए ये जो आयनन एंथैल्पी होती है या जो आयनन विभव होता है, यह 3 टाइप से देखा जा सकता है। एक को बोलते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी या प्रथम आयनन विभव, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय आयनन विभव, और तीसरे को बोलते हैं तृतीय आयनन विभव। अब जरा यहां पे ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन था, एक नहीं, यहां पे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालना हुआ हमको, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन था इसको निकालने के लिए मान लीजिए हमने यहां पे I1 ऊर्जा दिया। कितना ऊर्जा दिया हमने, I1 ऊर्जा दिया। तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, मतलब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको जब हमको निकालना होगा, तो हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है, जिसको हमने I1 नाम दे दिया। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने जो आयनन ऊर्जा दिया, जो आयनन विभव लगा, वो हमने क्या कर दिया, उसको I1 मान लिया। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको जब आपको निकालना है तो पहले की अपेक्षा यानी I1 से ज्यादा होगा ये कि कम होगा, मतलब कि पहले की अपेक्षा आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए। क्योंकि देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है सभी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाए हुए होता है। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये न्यूक्लियस कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाए। भाई जैसे मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं, आपके 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त में बहुत गहरा संबंध है आपका। एक दोस्त को मान लीजिए कोई बहला फुसला करके लेके चला गया, तो आप क्या चाहेंगे कि और जो हमारे दो दोस्त बचे हुए हैं वो हमसे ना बिछड़ने पाए, वो हमारे साथ ही रहें। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, जैसे मान लीजिए जब पहले 3 दोस्त थे आप, तो एक दोस्त जैसे मान लीजिए कोई पहला फुसला करके लेके चला गया, तो जब 2 दोस्त आपके बचे हैं तो आप हमेशा चाहेंगे उन दोनों दोस्तों की थोड़ा सा देखभाल करें, अगर आप अच्छे मित्र हैं तो, कि वो दोस्त जो है कि हमसे ना बिछड़ने पाए, वो दोस्त हमसे दूर ना जाने पाए। बात समझ में आ गई। अगर आपके बीच में गहरा संबंध है तो
बात को समझ में आ गई। लेकिन अब मान लीजिए कोई आया तीसरा, फिर से आया, जो यानी कि एक दोस्त तो आपका चला ही गया है, दूसरे दोस्त जो है उसको भी मान लीजिए बहला फुसला रहा है, तो बहला फुसला रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसको, आपसे ज्यादा झूठ झाट यानी झूठ उठ उसको बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, यानी तमाम प्रकार की जो है कि समस्या है, यानी कि तमाम प्रकार का जो है कि उससे कान में जो है कि भला बुरा आपके बारे में कह देगा। तो मतलब क्या कर रहा है, अब आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा वो बहला फुसला रहा है, बहला फुसला रहा है। उसी तरीके से यहां भी होता है, यहां पे क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है भैया ये कभी नहीं चाहेगा हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाए, क्योंकि इसका लॉस होता है। लॉस कैसे होता है, क्योंकि देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब यहाँ पे जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है, नाभिक में क्योंकि देखिए जब परमाणु क्रमांक जो होता है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है, यानी कि जो P होता है वही होता है E और वही होता है आपका, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, वही जो होता है जड़ होता है, यानी वही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के मतलब यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो हमको जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको पहले से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा हमको और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी नाभिक की आवेश का मान क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब लोग निकालते हैं तो प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ता है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रभावी नाभिक की आवेश का मान और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ये देखा जाता है जो I1 होगा, जो I1 होगा और I2 होगा और I3 होगा, इसमें I3 सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद I2 होगा, इसके बाद क्या होगा, I1 होगा। मतलब कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को अगर हम कम ऊर्जा देंगे फिर भी वो निकल जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी पहले से, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो और ज्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़ेगी। बात सबको समझ में आ गई ना, तो ये चीज यहाँ पे है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे I1 जो होगा, या कहीं कहीं पे इसको E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं पे या इसको E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप E भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो E3 होगा ये सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद फिर E2 होगा, इसके बाद फिर ये क्या होगा, E1 होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा आपका E1 होगा, ये सबसे ज्यादा आपका E3 होगा, इसके बाद E2 होगा, इसके बाद क्या होगा, E1 होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नाभिक के प्रति बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो बढ़ने के कारण ये जो आपका आयनन विभव होता है ये बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज है, इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसमें ये जो आयरन एंथैल्पी होती है वह कैसे परिवर्तित होती है, कैसे इसमें परिवर्तन होता है, ये अब हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। अपवाद होने के कारण ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर हम प्रथम आयरन एंथैल्पी की बात करें, अच्छा प्रथम आयरन एंथैल्पी मतलब क्या, इसको हमने क्या माना है, I1 माना है, और द्वितीय आयरन एंथैल्पी इसको हमने क्या माना है, I2 माना है, और जो तृतीय आयरन एंथैल्पी है उसको हमने क्या माना है, I3 माना है। मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हमको देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम आयरन एंथैल्पी बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय आयरन एंथैल्पी बोलेंगे, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय आयरन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आपके दिमाग पे रहनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, मतलब अगर हम 3D श्रेणी की बात करें, तो 3D श्रेणी में जो स्कैंडियम से लेकर के अगर हम जिंक तक जाते हैं, स्कैंडियम से अगर हम लोग जिंक तक जाते हैं, जो प्रथम आयरन एंथैल्पी होता है उसका मान क्या होता है, घटता हुआ चला जाता है। और एक चीज हम आपको ये बता दें, जो S ब्लॉक होता है और P ब्लॉक होता है,
इसकी अपेक्षा ये जो आयनन विभव होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट की, ये बीच में होता है। कहने का मतलब ये है जो एस ब्लॉक होता है इसका जो आयनन विभव होता है, आयनन एंथैल्पी होता है, ये क्या होता है आपका कम होता है। इसके बाद डी ब्लॉक का बीच में होता है और ये जो आपका यानी कि पी ब्लॉक होता है इसकी क्या होता है ज्यादा होता है। मतलब पी ब्लॉक की और एस ब्लॉक के बीच की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, डी ब्लॉक की आयनन एंथैल्पी होती है। और आपको ये भी पता है अगर हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज छोटी होने के कारण जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, मतलब कम ऊर्जा यहाँ पे आपको अधिक ऊर्जा आपको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो जब आप प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते हैं तो बाएं से दाएं चलने पर इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ता है। हालांकि बहुत कम बढ़ता है लेकिन बढ़ता है। बहुत कम क्यों बढ़ता है, बहुत कम यहाँ पे क्यों बढ़ता है, बहुत कम क्यों बढ़ता है, ऐसा इसलिए होता है चूंकि यहाँ पे 3D और 4s इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का वो भी 3D का क्या होता है, 3D और 4s होता है। 3D n और यानी कि 3D क्या होता है 1 to 10 होता है और 4s में आपका एक से यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पासों को समझ में आ गई ना। देखिए यानी कि प्रथम आयनन एंथैल्पी जो होती है वो स्कैंडियम से लेकर के टाइटेनियम तक क्या होती है, आपकी बढ़ती है। ठीक है ना। वो भी बहुत ज्यादा का परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ज्यादा का परिवर्तन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब आप बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभ की आवेश तो क्या होता है, बढ़ता है। प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है लेकिन परिरक्षण प्रभाव भी क्या होता है, बढ़ता है। बात को समझ में आ गई ना। तो परिरक्षण प्रभाव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो परिरक्षण प्रभाव का मान जैसे जैसे बढ़ता है प्रभावी नाभ की आवेश का मान भी बढ़ता है। दोनों का मान यहाँ पे क्या होता है, यानी जितना ज्यादा प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है उससे थोड़ी बहुत कम आपका परिरक्षण प्रभाव भी क्या होता है, बढ़ता है। तो दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो बाएं से दाएं हम लोग चलते हैं तो आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है लेकिन बढ़ता है। बात समझ में आ गई ना। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, बढ़ता है। इसको हम एक बार शब्दों में लिख दे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसको हम थोड़ा सा शब्दों में लिख दे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए प्रथम आयनन एंथैल्पी 3D के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक ना। तो ये हो गई, इसको अगर आप पहली पॉइंट बना दे, ये पहली पॉइंट हो गई। क्या है, 3D के तत्वों में प्रथम आयनन एंथैल्पी बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। भले ही इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसमें परिवर्तन होता है, बढ़ती है आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना। हाँ, बहुत ज्यादा का अंतर तो नहीं होता है। क्यों बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है और परिरक्षण प्रभाव होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे जो बाएं से दाएं अगर हम लोग चलते हैं तो जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है ये बढ़ता है, और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें, द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें, अगर हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी में आपका जो क्रोमियम होता है और जो कॉपर होता है इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, इसको पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। देखिए दूसरी पॉइंट, द्वितीय आयनन एंथैल्पी में क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी
वैनाडियम और मैग्नीज से अधिक होती है, अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रोमियम का डी कक्षक अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द्वितीय आयनन एंथैल्पी में क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी वैनेडियम और मैग्नीज से कम होती है। क्योंकि देखिए होना यानी कि क्या होती है, अधिक होती है, सॉरी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि क्रोमियम का डी कक्षक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। देखिए वैनाडियम यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम जो है कि वैनाडियम और मैग्नीज के बीच में है, तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि मैग्नीज की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्रोमियम की क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, क्रोमियम की जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है, जबकि मैग्नीज की क्या होती है, कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो डी यानी कि ऑर्बिटल होता है वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब अस्थायी हो जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताएं कैसे समझाएं कि कैसे ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है जो आपका क्रोमियम होता है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जैसे अगर हम देखें तो क्रोमियम की जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होती है, अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, क्रोमियम इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 होता है और 4s1 होता है। जब यह क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है तो क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है कि पूरा निकल गया, इसमें का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा निकल गया। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये आपका 3d वाला ऑर्बिटल है, ये आपका 3d वाला ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये आपका 4s वाला ऑर्बिटल है। एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये आपका 3d वाला ऑर्बिटल है, ये आपका 4s वाला ऑर्बिटल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन थे। ये आपका क्या है, क्रोमियम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैनाडियम की, अगर हम इसके बाद वैनाडियम की बात करते हैं तो वैनाडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 23 होता है। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाता है, 3d4 हो जाता है और 4s2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3d4 हो जाता है और 4s2। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24, नहीं यहाँ पे क्या हो जाता है, 3d वाले में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपका 3d है, ये आपका कौन सा है, 4s है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d वाले में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हम लोग मैग्नीज का करते हैं, यानी Mn, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सब कुछ सेम टू सेम हो जाता है। 3d यहाँ पे कितना हो जाता है, आपका 5 हो जाता है और 4s यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल बनाएं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है आपका 3d 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये आपका क्या है, 4s है, ये क्या है, 4s है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी, तो प्रथम आयनन इनकी एंथैल्पी तो आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें और एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, इसमें से निकाल दिया। अब देखिए इसके 4s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या इसके 4s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो इसको d वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और d वाले में देखिए एक क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब क्या है, आधा भरा हुआ है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए,
एक चीज आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जो आधा भरा हुआ कक्षक होता है वो आधे से ज्यादा तथा आधे से कम भरे हुए कक्षक से ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, बहुत ही लाख टके की बात हमने बोली है। क्या लाख टके की बात है कि आधा भरा हुआ कक्षक आधे से ज्यादा तथा आधे से कम भरे हुए कक्षक से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे अगर कोई डी ऑर्बिटल है, जैसे अगर कोई डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4, इसमें मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये जो है 1 2 3 4, इसमें मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये आपका ऑर्बिटल कोई है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर आपको अस्थायित्व तो पूछा जाए तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इसके बाद जो होगा, जो भी होगा उसके बाद फिर हो यानी कि उसके बाद फिर ये वाला होगा अस्थायी, ये तो बात अलग बात है। तो सबसे ज्यादा इसमें अगर अस्थायित्व तो देखा जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आधा भरा हुआ है, ठीक ना। तो आधा भरा हुआ कक्षक आधे से कम तथा आधे से अधिक भरे हुए कक्षक से क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो अस्थायित्व होने के कारण, अस्थायी होने के कारण इसका अगर हमको अगला वाला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसीलिए इसका जो आयनन विभव होता है वो आपका किससे, वैनेडियम और मैग्नीज से क्या होता है, ज्यादा होता है। बात को समझ में आ गया। तो ये चीज यहाँ पे है कि जो क्रोमियम होता है उसका जो आयनन विभव होता है, वो द्वितीय जो आयनन विभव होता है वो आपका वैनेडियम और मैग्नीज से क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्रोमियम का जो 3d ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड हो जाता है, जो कि क्या होता है, अस्थायी माना जाता है। इसी के कारण अगर आपको अगला इलेक्ट्रॉन डी का इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वही अगर हम बात करें, अगर हम तीसरी मतलब तृतीय आयनन ऊर्जा की बात करेंगे तो तृतीय आयनन ऊर्जा की बात करेंगे, इसमें कितनी किसकी हो जाएगी, मैग्नीज की ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, अब ये डी का इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा हमको और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये यहाँ पे होता है आपका जो प्रथम आयनन विभव होता है उस वो तो सब में यानी कि सेम रूप में मतलब कि परिवर्तित होता है, मतलब बाएं से दाएं चलने पर यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपकी 4d वाले में, सॉरी इसमें आपका क्या होता है कि आपका जो वैनेडियम है और क्रोमियम है और मैग्नीज है, इसमें जो द्वितीय आयनन विभव होता है ये सबसे ज्यादा किसका होता है, आपका क्रोमियम का होता है। क्रोमियम का जो द्वितीय आयनन विभव होता है ये सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद फिर कॉपर का भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कॉपर की बताएं कैसे। कॉपर का जो आयनन विभव होता है वो आपका ज्यादा होता है, जिंक से भी ज्यादा होता है, और आपका कोबाल्ट यानी कि निकिल कॉपर यानी कि निकिल से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है इसको आप नोट कर लीजिए, उसको भी हम यहाँ पे समझा दें। देखिए इसी तरीके से जो इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, इसी तरीके से जो कॉपर होता है इसका जो आयनन विभव होता है, आयनन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, जिंक से भी ज्यादा होता है, और किससे ज्यादा होता है, आपका निकिल से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये यहाँ पे होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो कि बीच में प्रेजेंट है, होना किसका चाहिए, जिंक का ज्यादा होना चाहिए। जो द्वितीय आयनन विभव है वो जिंक का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा किसका होता है, आपका कॉपर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी यही रीजन है। अब देखिए जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, पहले हम निकिल की बात कर लेते हैं। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। निकिल जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। ये यहाँ पे क्या है, 28 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पी वाले में तो 6 ही होंगे। अब डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डी वाले में जो कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। तो ये है आपका, यानी कि 3d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 4 हो गया, ये हो गया यहाँ पे 5 हो गया, 6 यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो गया 8। और 4s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम ये आपका कॉपर बना दे, इसको क्या है ये कॉपर, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 29 को अगर हम देखेंगे तो 3d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 2 4 2 6 2 8 2 2 10, और यहाँ पे एक तो 4s वाले में तो था ही। इसी तरीके से इसको अगर हम बना दें जिंक, इसको अगर हम जिंक बना दें, ये है आपका जिंक यानी कि Zn,
ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 30 होता है। यहाँ पे 3D वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और 4s वाले में भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी 4s2 यहाँ पे होता है। मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये लेकिन हमको देखना है द्वितीय आयनन एंथैल्पी, मतलब सब में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हुआ। आप जरा ध्यान से देखिए, अस्थाई कौन है, जो ज्यादा अस्थाई होगा उसको निकालने के लिए, यानी उसका जो आयनन एंथैल्पी होगा, उसका जो आयनन विभव होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो अस्थाई कौन है, इसमें जरा देखिए, अब आपको यहाँ पे डी से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, लेकिन इन दोनों में क्या है, आपको यस से ही इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेगा। मतलब यस से अभी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डी से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और डी यहाँ पे क्या है, पूरा फुल फिल्ड है, पूरा क्या है, फुल फिल्ड है। भैया इसका पेट भरा है, इसका पेट भरा है तो इसको खाने की जरूरत थोड़ी है। जिसका पेट भरा रहता है उसको खाने की जरूरत थोड़ी होती है, तो इसका तो पेट भरा हुआ है, इसको क्या जरूरत है। मतलब लेकिन अगर आपको क्या करना है कि आपको ये इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है एक ऐसा होता है स्टेबल होता है, यानी कि अस्थाई होता है। यही कारण होता है, ये आपका क्या है, अस्थाई है। अस्थाई होने के कारण आपको जब अगला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब इससे और इससे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका 3D वाला यानी कि सब सेल है, उसमें जो कि क्या है आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या है बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो कि क्या है बहुत ज्यादा अस्थाई है। क्योंकि आप जानते हैं जो फुल इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑर्बिटल होता है, वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर आधा है तो वो भी आपका स्टेबल होता है, लेकिन आपका इससे तो कम स्टेबल होता है, उससे इससे तो कम अस्थाई होता है। इसका जो आयनन विभव होता है ये क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है कि जो चीज यहाँ पे बताएं कॉपर का, यही आपको पॉइंट में लिखवा दें, ताकि आप अपना नोट्स जो है कि कंप्लीट कर लें। हो गया, ओके। चलिए देखिए, इसी चीज को हम पॉइंट के थ्रू लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को हम यहाँ पे पॉइंट के थ्रू लिख देते हैं कि तीसरी पॉइंट लिखेंगे। तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगा कि उसी प्रकार कॉपर का आयनन एंथैल्पी, कॉपर की आयनन एंथैल्पी उसी प्रकार कॉपर की आयनन एंथैल्पी निकिल तथा जिंक से अधिक होती है, जिंक से अधिक होती है, अधिक होती है। क्योंकि इसी प्रकार कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी लिखिएगा, कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी, यहाँ पे एक शब्द जोड़ लीजिएगा, द्वितीय, ठीक है ना। आयनन एंथैल्पी निकिल तथा जिंक से क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर के 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि अस्थाई होता है, जो कि अस्थाई होता है। यही कारण है कि कॉपर का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी निकिल तथा जिंक से अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, इसका रीजन क्या है, हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने आयनन एंथैल्पी पढ़ा, आयनन विभव पढ़ा। इसके बाद अगली क्लास में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि अभी इसमें क्या बचा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट बचा हुआ है। इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर इसका बचा हुआ है, क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो करते हैं, ये भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहले आप लोग ये जो वीडियो है, अगर आप लोग को समझ में आया होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट होता है वही हमारा हौसला बढ़ाता है, और आगे से हम और ज्यादा मेहनत करेंगे।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करिए कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर कोई समस्या है इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।